हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, आपके यहाँ पे जो क्लास चल रही है सीटेट फर्स्ट पेपर, यानी कि क्लास फर्स्ट टू 5 क्लास के लिए जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ सीटेट ईवीएस की क्लास आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जिसमें फ्रेंड्स जो है आपका कंटेंट कंप्लीट हो गया है। कंटेंट में फ्रेंड्स मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं, एक बार यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब जो आपकी क्लास चलेगी वो फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ाऊँगी ईवीएस पैडागोजी। ठीक है, पैडागोजी से भी आप लोग जानते हैं 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कंटेंट से 15 नंबर। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन जो आपका था उसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, उसमें फ्रेंड्स मैंने आपको परिवार और मित्र, जंतु और पौधे, भोजन और पोषण, जल, आश्रय, यातायात, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, किन चीज़ों के आधार पर राज्यों को बांटा गया है और किन किन राज्यों में किन किन प्रकार की हमें विभिन्नता देखने को मिलती हैं, और पर्यावरण एवं परिस्थिति, इन सभी चीज़ों को जो है फ्रेंड्स मैंने कवर करा दी है एक एक करके। और आई होप आप सभी को जो है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जिसने भी क्लास अटेंड ना की हो तो आप लोग प्लीज़, क्लास जो है अवेलेबल है, सभी क्लासेस आप देख सकते हैं। और एक क्लास जो फ्रेंड्स है 5.5 घंटे की, वो क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने पूरा संपूर्ण जितना मैंने पढ़ाया है आपको, वो पूरी फ्रेंड कंबाइंड क्लास है। एक क्लास में आप अगर वो पूरी क्लास देख लेंगे तो आपको छोटी छोटी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप वो एक क्लास जो है कंप्लीट 1 से 2 बार देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं भी ना आ रहे हैं तब भी आप 2 बार क्लास को अगर पूरा सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स रहा कंटेंट पैडागोजी, तो पैडागोजी जो फ्रेंड्स है इसको भी मैं एक एक करके आपको पूरा समझा दूंगी। 5 चैप्टर है फ्रेंड्स, 5 दिन मुझे लगेंगे एक एक क्लास को कंप्लीट कराने में। तो ये फ्रेंड्स जो है 5 क्लास में आपको एक एक दिन में कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद फ्रेंड्स जो है 5 क्लास की एक कंबाइंड क्लास बनाऊंगी, उसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी पर्यावरण शिक्षा का महत्व और उद्देश्य। ठीक है, और इससे रिलेटेड किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं पर्यावरण शिक्षा का महत्व और उद्देश्य क्या होता है। तो उससे पहले फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के परिभाषा क्या होती है। तो आपको ये तो मैंने पहले भी बता दिया था, आज फिर से एक बार बता देती हूँ, सुन लीजिए। देखिए पर्यावरण शब्द जो है वो परिधन आवरण 2 शब्दों के मिलने से बना है। परि का तात्पर्य होता है चारों ओर, आवरण का तात्पर्य होता है घेराव। इस तरह से क्या हो गया आपका पर्यावरण, यानी कि इन्वायरमेंट का इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट का तात्पर्य है कि चारों ओर का वातावरण या फिर घेराव। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, और एक परिभाषा है फ्रेंड्स जो कि मनुष्य सी पार्क ने एक परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है उसे ही हम पर्यावरण या फिर इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स आपका कक्षा 3 से 5 तक की एनसीईआरटी की हिंदी में पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों का शीर्षक भी आसपास है। इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस 1975 में नेशनल करिकुलम कमेटी ने सिफारिश की कि पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एक ही विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। इसे 1977 में क्या किया गया, लागू किया गया, और क्लास 1 और 2 में इससे प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण दोनों शामिल किया गया। कक्षा 3 से 3, 4, 5 से सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए अलग अलग भाग होने चाहिए। ठीक है, पहली और दूसरी क्लास में उन्होंने क्या बताया कि प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण दोनों को शामिल किया जाए क्लास फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स पर्यावरण का जो महत्व क्या होता है, तो पर्यावरण जो है वो पर्यावरण अध्ययन बुनियादी तौर पर एक प्रासंगिक विषय है, क्योंकि यह स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्यपूर्ण जीवनोपयोगी अवस्थाएं, जो कि साफ एवं स्वच्छ वायु, उपजाऊ भूमि, स्वास्थ्यवर्धन भोजन तथा विकास आदि विषयों से संबंधित है। ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण कैसा हो, जहाँ पे हमें सारी सुख सुविधाएं मिले, वैसा हमारा पर्यावरण होना चाहिए। जहाँ पर जो पर्यावरण समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, पर्यावरण जो है पर्यावरणीय नियम, व्यवसाय प्रबंधन एवं पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी इत्यादि का तेजी से विकास हुआ एवं पर्यावरण के बचाव तथा प्रबंधन के क्षेत्र में नवीन रोजगार के अवसर भी उभर कर सामने आने लगे। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आपका जो है कि पर्यावरण से किन किन चीज़ों का महत्व है। ठीक है, अब हम आगे आपको बताते हैं उद्देश्य इसका क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार सिफारिश की कि ईवीएस पूरे प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण का महत्व क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया
कि पर्यावरण जो है उसका महत्व और उद्देश्य क्या था कि जो कक्षा 3 से 4-5, ठीक है, 3 क्लासों में क्या है, एनसीईआरटी की हिंदी में पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों का शीर्षक आसपास है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में क्या किया गया, प्राकृतिक और सामाजिक चीज़ों को जोड़ा गया, जबकि तीसरी, चौथी और पाँचवीं क्लास में क्या किया गया, सामान्य विज्ञान और समान अध्ययन के लिए एक अलग अलग भाग होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण का महत्व क्या है। तो हमारे पर्यावरण में सभी चीज़ें उपस्थित हैं और सभी चीज़ें क्या हैं, सभी के लिए है, और इन चीज़ों को सभी के लिए बचाए रखने के लिए पर्यावरण शिक्षण की अति आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, हमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इसे बचाने के लिए हमें क्या करना है, पर्यावरण का अध्ययन करना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है। पर्यावरण क्या करता है, पर्यावरण शिक्षण के द्वारा हम पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं। ईवीएस जो है वो नागरिक चेतना को बढ़ाती है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको अभी कंटेंट की जो क्लासेस पढ़ा रही थी उसमें मैंने आपको बताया हम कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम करते हैं, खाते हैं, जानते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में बताया कि जो व्यक्ति कृषि करते हैं, खेती करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, किस प्रकार से खेती करते हैं, किसान के दोस्त किसे कहा जाता है, मित्र किसे कहा जाता है किसान का। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सी जो है फैक्ट्स बताएं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जैविक घटक पेड़ पौधे जानवर, अजैविक घटक क्या होते हैं, प्रकाश, वायु, जल इत्यादि हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं। अब बताइए जो जल है वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, और देखिए आगे इसके मैं बताती हूँ थोड़ा सा और आपको। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं। ठीक है, पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या बताए गए हैं। तो पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों में जिज्ञासा, रुचि, कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास करना, आसपास के पर्यावरण से विद्यार्थियों को परिचित कराना और उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के विषय में जानकारी देना, विद्यार्थियों को सामाजिक समस्याओं से अवगत कराना अर्थात वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना। फिर कह रहा है नेक्स्ट कि विद्यार्थियों में एक अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना, विद्यार्थियों में जनतांत्रिक एवं विश्व बंधुता की भावना का विकास करना। ठीक है, इस प्रकार से इसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि सार्थक अधिगम हेतु कक्षा कक्ष की गतिविधियों को क्या करना है, गतिविधियों को विद्यालय के बाहर के परिवेश से जोड़ना एवं उनके प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे फ्रेंड्स इसको बताया गया है। ठीक, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसके आगे आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से थंबनेल मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ें जो हैं एक एक करके समझाया है। चीज़ें जो हम खाते हैं क्लास 14, ठीक है, इस प्रकार से आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 हर क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें मैंने एक एक करके एक एक चीज़ें आपको अच्छे से समझाया हुआ बताया है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया पर्यावरण अध्ययन का महत्व। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व देखिए समझा रही हूँ मैं आपको, एकदम ध्यान से समझिएगा बिल्कुल भी, मतलब अभी मैंने आपको जो अपने नोट से बताया था अब मैं आपको बुक से समझा रही हूँ। ठीक है, देखिए बुक में दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन जो है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन बुनियादी तौर पर एक प्रासंगिक विषय है क्योंकि यह स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य जीवनोपयोगी अवस्थाएं, साफ एवं स्वच्छ वायु, उपजाऊ भूमि, स्वास्थ्यवर्धन भोजन तथा विकास आदि विषयों से संबंधित है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स पर्यावरण अध्ययन वह बुनियादी है जिससे हम लोग अपने जीवन को क्या है सुगम और सफल बना सकते हैं। ठीक है, पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। पर्यावरण का नियम, व्यवसाय, प्रबंधन तथा पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी इत्यादि का तेजी से विकास हुआ है एवं पर्यावरण से बचाव तथा प्रबंधन के क्षेत्र में नवीन रोजगार के अवसर भी उभर कर सामने आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रदूषण जो है, प्रदूषण नियंत्रण के नियमों कठोर होने के कारण औद्योगिक इकाइयों को अपने अपशिष्टों के निस्तारण में काफ़ी, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण के कुछ नियम हैं कठोर के कारण। ठीक है, नियम कठोर होने के कारण क्या कह रहा है, औद्योगिक इकाइयों को अपने अपशिष्टों के निस्तारण में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है
जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, जैसे कि वायुमंडल की कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं है और किसी एक स्थान पर उत्पन्न होने वाले प्रदूषण तत्व आसानी से अन्य स्थानों तक पहुंचाए जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, किसी स्थान पर शहरों अथवा कारखानों के गंदे पानी और दूषित की गई नदी के जल का प्रभाव इतने निचले भागों में उपस्थित जल जीवन को आवश्यक प्रभावित करता है और इस प्रकार पहाड़ों पर स्थित वनों की क्षति केवल पहाड़ों को ही नहीं वरना दूर दूर तक स्थित मैदानी भागों को भी समान रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पर्यावरण विभिन्न अवयवों तथा उनके कार्यकलापों से बनी एक जटिल तंत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे प्रदूषण नियंत्रण। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण क्यों जरूरी, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर कुछ जो कारखानों से धुआं निकल रहा है या फिर जो हम अपनी गंगा है, जो भी नदी है, उसको हम लोग दूषित कर रहे हैं, तो दूषित करने से क्या होगा, उससे जो घटक जो भी परेशानियाँ आएगी, किसको उसका सामना करना पड़ेगा, मनुष्य को ही करना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया। तो नेक्स्ट कह रहा है खनन अथवा जल विद्युत परियोजनाओं का प्रभाव, ठोस कूड़े करकट का प्रबंधन इत्यादि स्थानीय समस्याओं से निपटने के लिए हमें स्थानीय रूप से सोचना पड़ता है और उसके निदान के लिए वही कार्य करने पड़ते हैं जो कि पर्यावरण के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के बारे में लोगों को जागरूक कराने के लिए सभी को पर्यावरणीय ज्ञान प्रदान करना अति आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चों व पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना भी पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि बच्चों को हम पर्यावरण के लिए उनको सहज समझाएं, उनको बताएं। ठीक है, इसलिए अब यह पहले से कहीं अधिक अनिवार्य हो गया है कि पर्यावरण का पोषण व संरक्षण किया जाए। शिक्षा इसके लिए आवश्यक परिप्रेक्ष्य दे सकती है कि मानव जीवन का पर्यावरण संकट के साथ किस प्रकार सामंजस्य बैठाया जाए ताकि जीवन का विकास व संवर्धन संभव हो सके। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 ने इस आवश्यकता पर विशेष बल दिया कि पर्यावरण को शिक्षा के सभी स्तरों पर व समाज के सभी वर्गों के लिए अनिवार्य कर पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। अपने भीतर व अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते रहना चाहिए और एक मूल मानवीय आवश्यकता है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का भली भांति विकास एक ऐसे माहौल में ही संभव हो सकता है जो शांतिपूर्ण हो। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है, इसने क्या कहता है, इसने जो है पर्यावरण शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा विशेष बल दिया था। ठीक है, जो इन्होंने बताया था कि अपने भीतर व अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के साथ क्या किया जाए, सामंजस्य स्थापित करते रहना एक मूल मानवीय आवश्यकता है। ठीक है, जो क्या करती है, जो किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति विशेष के लिए क्या करेगी, व्यक्तित्व का भली भांति विकास करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि एक अशांत प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण जो कि अक्सर मानवीय संबंधों में तनाव लाता है, जिससे असहिष्णुता व संघर्ष पैदा होता है। इस दृष्टिकोण से भी पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा जो पर्यावरण है उसका माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा तो सभी की जो है मानसिक शारीरिक विकास में क्या होगा, हेल्प होगा। अन्यथा क्या होगा, उनकी मानसिक तनाव बना रहेगा, उनके संबंधों में तनाव होगा, तो इस प्रकार से उनको संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हमारा जो पर्यावरण है अध्ययन, ये हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है एकीकृत व पर्यावरण अध्ययन। एकीकृत व पर्यावरण अध्ययन क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट दिया गया है आपका एकीकृत व पर्यावरण अध्ययन। कह रहा है कि एकीकृत उपागम का तात्पर्य शिक्षा के उस दृष्टिकोण से होता है जो अपनाकर अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषयों के सम्मिलित स्वरूप के शिक्षण पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट कर रहा है पर्यावरण जो है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करने के आधार पर इस विषय के अन्य उप विषय हैं जैसे कि भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, परिस्थिति आदि आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, मैंने आपको ईवीएस में पढ़ाया, तो उसमें मैंने आपको बताना पेड़ पौधे, जीव जंतु, पोषण, भोजन, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया, पृथ्वी के बारे में बताया, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया। तो जो भी सब मैंने आपको बताया, तो ये सभी जो है उप विषय हैं। ठीक है, ये सभी जो है पर्यावरण के उप विषय हैं जिसके अंतर्गत आपको भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी,
ये सभी क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक इनकी पाठ्यचर्या के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आप सभी को? मैंने आपको हर एक चीज़ एक एक करके अच्छे से समझाया ना। मैंने आपको घरेलू उपचार के बारे में भी आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि एकीकृत उपागम जो है वो समवाय तथा समन्वय के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार ज्ञान सदैव एक इकाई के रूप में इकट्ठा अर्थात विद्यमान रहता है तथा क्या करते हैं, ये एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। यही कारण है कि हम अपने दैनिक जिंदगी में ज्ञान को सदैव एक इकाई के रूप में इकट्ठा ही प्रयोग में लाते हैं। अपने जो जीवन है, दैनिक जीवन को क्या करते हैं, इकट्ठा हम क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन के विविध विषयों के ज्ञान के विषय में यह पूर्णतः सही है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं ईवीएस में, तो ईवीएस में जो है हम कितने विषय, कितने उप विषय विज्ञान ईवीएस का, यानी कि आपका पर्यावरण अध्ययन का, तो उसमें फ्रेंड्स आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, यानी कि साइंस के सभी सब्जेक्ट आते हैं। आपका भूगोल भी उसी में इंक्लूड होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है एकीकृत शिक्षा के उपागम के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो एकीकृत शिक्षा के जो उपागम है उसको एक उदाहरण से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यदि शिक्षक को पानी के विषय में पढ़ाना हो तो वह हमारे पर्यावरण में इसकी उपलब्धता एवं इससे प्राप्त ऊर्जा के विषय में बताएगा, जो कि भौतिक विज्ञान, भूगोल एवं पर्यावरण की विषय वस्तु होंगी। ठीक है, अगर आप जल पढ़ाना है आपको, तो जल पढ़ाने के लिए आप कौन कौन से सब्जेक्ट का यूज करेंगे, भौतिक विज्ञान का, भूगोल का और पर्यावरण का। ठीक है, यह जो उपागम है यह छात्रों के लिए ही भूगोल एवं पर्यावरण की विषय वस्तु होगी और यह उपागम जो है वो छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षकों के लिए भी अधिक लाभप्रद होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि एकीकृत जो उपागम है वो व्यवहारिक ज्ञान पर भी विशेष बल देता है। यानी कि ईवीएस पढ़कर आप क्या करेंगे, अपने जो है, मैंने आपको परिवार के बारे में बताया था ना, एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताई थी पिछली क्लासेस में। और मैं हमेशा कहती हूँ जो भी पिछली क्लासेस नहीं देखें आप लोग एक बार जरूर पिछली क्लासेस पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको जो है सारी क्लासेस समझ में आएगी। ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स एक मैंने आपको क्लास प्रोवाइड की है जिसमें मैंने आपको जो है केवल से पढ़ाया है ईवीएस। ठीक है, ईवीएस का मैंने सारा उसमें कंटेंट आपको कंप्लीट कर दिया है। और जो फ्रेंड्स आपकी पेडागोजी है, पेडागोजी के लिए फ्रेंड्स आप सीडीपी में आपको पढ़ाऊंगी, उसमें मैं आपको जो है सभी में जो है पेडागोजी जो है सेम देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, पेडागोजी जो है फ्रेंड्स सभी की सेम रहती है, तो उस प्रकार से मैं आपको बता दूंगी, अच्छे से समझा दूंगी, तो पेडागोजी आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधी प्रयास क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि शिक्षण के एकीकृत उपागम में महत्व को ध्यान में रखकर ही विज्ञान की पाठ्यचर्या को एकीकृत रूप से पढ़ाने पर जोर दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधी प्रयास क्या क्या हैं। तो प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है वो भारत में शिक्षा के प्रति अपने दर्शन की गहराई व व्यापकता में मील का पत्थर साबित हुआ और इसी आयोग ने वर्ष 1975 में 10+2+3 पैटर्न को लागू करने के लिए रास्ता तैयार किया था। और इस पैटर्न के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या यानी कि पाठ्यक्रम समिति ने भी जो है एक दस्तावेज बनाया था। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि 1975 में जो 10+2+3 का जो पैटर्न लागू हुआ था, इसके बारे में दस्तावेज किसने बनाया था, किस प्रकार से, कौन से दस्तावेज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था और जितना भी मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, समिति ने एक नीति दस्तावेज बनाया जिसका शीर्षक क्या था, द कैरिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस जिनका विज्ञान के पढ़ाए जाने और इसके पाठ्यक्रम व पुस्तकों पर सीधा प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसकी जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें थीं उस पर सीधा क्या हुआ था, प्रभाव पड़ा था। इसके बाद कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय यानी कि पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाए। कौन कौन सी क्लास में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है, प्राथमिक यानी कि 1 to 5 क्लास में चूँकि बताया गया था कि विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को दोनों को क्या किया जाए, एक पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाए। अब बात आती है नेक्स्ट कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर उन दिनों प्रचलित अनुशासित उपागम अर्थात विभाजित पद्धति यानी कि डिसिप्लिनरी एक्सपोज में बजाय विज्ञान को समेकित इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण से अपनाया जाएगा।
अब कह रहा है कि उच्च प्राथमिक और मध्य माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को एक संगठित विषय ही माना जाए, अर्थात इन्हें अलग अलग विषयों जैसे कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में विभाजित नहीं किया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है कि पहले तो प्राथमिक विद्यालय थे, प्राथमिक स्तर पे जो स्कूल जो इसमें बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उसमें जो उन लोग को पढ़ाया जाएगा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन दोनों विषयों को पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर उन दिनों क्या था, प्रचलित अनुशासिक उपागम विभाजित पद्धति के अनुसार विज्ञान को जो है उसको 3 पार्ट में बांटना, यानी कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में विभाजित नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि कक्षा 1 से 2 के लिए शिक्षकों को मार्गदर्शिका के सिवाय और कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होनी चाहिए। कक्षा 3 और 5 तक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई और पर्यावरण अध्ययन विज्ञान के लिए कुछ सामान्य विषय वस्तु चुनी गई जो कि कक्षा 1 से 5 तक श्रेणीबद्ध क्रम में पढ़ाई जानी थी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है इसके आगे देखिए, कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो पद्धति अपनाई गई थी उसे माध्यमिक स्तर तक जारी रहने देने का निर्णय लिया गया। हाँ, लेकिन इस स्तर पर संकाय जनित रुख जो है अपनाने को जरूरी कहा गया। अब कह रहा है वर्ष 1977 में ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित रिव्यू समिति ने सुझाव दिया कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के 2 बराबर कोर्स एकांतर के बाद दूसरा रूप में पढ़ाए गए। ठीक है। एकांतर के रूप में क्या किया गया, एक के बाद दूसरा रूप में पढ़ाया जाए। इसके बाद कह रहा है कि समिति ने इन्हें नाम दिया कोर्स ए और कोर्स बी। कोर्स बी को विज्ञान का कंपोजिट कोर्स कहा गया और जिसे एक ही पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाता था। अब यहाँ पे बात आ रही फ्रेंड्स कोर्स ए, जो कोर्स ए को संकाय जनित किया जाता था, जिनमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को अलग अलग पढ़ाया जाने लगा। लेकिन वर्ष 1984 से 85 से इस प्रस्ताव को एकांतर कोर्स वाले पक्ष को छोड़ दिया गया, क्योंकि इनमें से एक को दूसरे से अधिक बेहतर समझा गया और उससे ही जारी रखने का विचार किया गया। ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स इन तीनों विषयों को तो अलग किया गया, लेकिन उसके बाद क्या किया गया 1984-85 में इस प्रस्ताव के जो एकांतर कोर्स थे उसके पक्ष को छोड़ दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE। देखिए फ्रेंड्स, NPE जो मैं आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति बता रही हूँ ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके हर वर्ष एग्जाम में इससे रिलेटेड 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE वर्ष 1986, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। NCF वर्ष 1988 के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया। पहले की तरह ही इनमें भी प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को पर्यावरण अध्ययन के तहत ही पढ़ाए जाने का सुझाव दिया गया। अर्थात बाद में क्या किया गया, पर्यावरण अध्ययन के लिए इसमें निर्देश दिया था कि इसकी 2 इकाइयाँ हों, विज्ञान और समाज। ठीक है। इसकी 2 इकाइयाँ कौन कौन सी बताई गई, विज्ञान और समाज बताई गई। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है NCF 1988 द्वारा सुझाए गए निर्देशों को बाद में एक पुस्तक जिसका शीर्षक था, ठीक है,